चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है अपने को पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो आज स्टार्टिंग करेंगे यूनिट सेकंड का, ठीक है ना। बाकी सब लोग कहाँ हैं, सबको बुला लो फटाफट। इट्स 9 o'clock शार्प, ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर कर दूं और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। तो यूनिट सेकंड की स्टार्टिंग है। यूनिट सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CSIR नेट में भी बहुत बार आ चुकी है यूनिट, ठीक है। तो ध्यान से समझना। फर्स्ट यूनिट में तो बेसिक था क्वांटम मैकेनिक्स का, बट अब हम लोग जो है उस बेसिक को अप्लाई करना सीखेंगे क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो वो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सवाल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब तो तुम्हारे एग्जाम में आते ही, वो अलग एक चीज़ है। बट उन न्यूमेरिकल्स के अलावा भी तुम्हें थियोरेटिकल पार्ट जो है वो आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में डेरिवेशन भी आते हैं ना। तो डेरिवेशन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि भैया डेरिवेशन भी तुम लोग कर पाओ, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है डेरिवेशन वाला काम, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो हेडिंग दो पर्टर्बेशन थ्योरी। आपके एग्जाम में सब पहला सवाल और जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी। वो बोलता है कि मतलब सवाल कुछ इस प्रकार से आता है कि डिराइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, इस तरह से कुछ थ्योरी आती है। तो हम लोग पढ़ेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी। सबसे पहली बात, इस यूनिट की जो स्टार्टिंग है वो इसी से होती है, दैट इज़ द पर्टर्बेशन थ्योरी। अब सुनो, पहली बात तो पर्टर्बेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है। देखो, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हम क्वांटम मैकेनिक्स में दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। एक तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आइगन स्टेट क्या है, मतलब उस सिस्टम की जो वेव फंक्शन है वो क्या है। तो एक तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, और उस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। दो चीज़ें हमें बहुत खास पढ़नी पड़ती है, एनर्जी और पोटेंशियल। अब अगर मान लीजिए इस एनर्जी में कुछ कचरा आ जाए, कचरा मतलब डिस्टरबेंस आ जाए, है ना। जो एक्चुअल एनर्जी है क्वांटम मैकेनिक्स की, उस एक्चुअल एनर्जी में अगर कोई कचरा भर जाए या फिर कोई गंदगी आ जाए या फिर कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक पेंडुलम चल रहा है, वो क्वांटम पेंडुलम है। अब उस पेंडुलम में आपने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, या फिर आप ये मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया, तो उस पेंडुलम की एनर्जी इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो जो डिस्टरबेंस है किसी भी एनर्जी में, वो डिस्टरबेंस जो है वो कहलाता है पर्टर्बेशन, ठीक है ना। नॉर्मली पर्टर्बेशन पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। पोटेंशियल मतलब कि रुकावट। तो कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, कोई क्वांटम मैकेनिक्स में कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उसकी जो एक्चुअल एनर्जी है उससे वो काम कर रहा है। बट अगर मान लो वो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट से इफेक्टेड हो जाए, मतलब वो एनर्जी जो है उसकी जो है घट या बढ़ जाए। नॉर्मली एनर्जी घटती है। एक बार बताओ, तुम लोग काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर डिस्टरबेंस आया, तो तुम्हारी पढ़ाई यूँ तो है नहीं ना कि बढ़ जाएगी, घटेगी। सही, तुम लोग पढ़ रहे हो, घर में मेहमान आ गए, वो डिस्टरबेंस कहलाता है। तो उस डिस्टरबेंस से तुम्हारी पढ़ाई में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो नॉर्मली पर्टर्बेशन या गंदगी या डिस्टरबेंस आने से किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी में कमी आती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये नॉर्मल फिनोमिना होता है, ठीक है। तो पर्टर्बेशन का मतलब डिस्टरबेंस किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में, बस इतनी सी बात समझो। अब ये डिस्टरबेंस पोटेंशियल की फॉर्म में आएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है रुकावट।
एक दो चीज़ें होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक को सिस्टम को चलाने वाला काम करती है, पोटेंशियल सिस्टम को रोकने का काम करती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग यहाँ पर पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब केवल इतना सा है कि सिस्टम की एनर्जी में परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन पर्टर्बेशन कहलाएगा, है ना। और वो जो एनर्जी पर्टर्बेशन के बाद आएगी वो परटब्ड एनर्जी कहलाएगी। तो हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो अनपर्टब्ड एनर्जी जो कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर रही थी। जैसे मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई जो चल रही है वो तो अनपर्टब्ड है। जब सिस्टम में गंदगी आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो कितनी मात्रा में डिस्टर्बेंस आया वो कहलाता है पर्टर्बेशन पैरामीटर। दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन। Order of perturbation is nothing but it shows that how much perturbed या how much perturbation you have added, ठीक है। तो कितना perturbation आपने ऐड किया है, कितनी गंदगी, कितने डिस्टर्बेंस आपने सिस्टम में ऐड किया है, वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन। और जो पर्टर्बेशन लगने के बाद एनर्जी आती है दैट्स कॉल्ड द पर्टर्ब्ड एनर्जी। तो सिस्टम में दो प्रकार की एनर्जी हो गई, पर्टर्बेशन से पहले की एनर्जी और पर्टर्बेशन लगाने के बाद जो एनर्जी में चेंज आया है वो चेंज। तो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस चेंज इन द एनर्जी डिनोटेड द टोटल एनर्जी आफ्टर द पर्टर्बेशन। तो ये चीज़ अब तुम्हें बारी बारी समझ में आएगी, ये मैंने तुम्हें बहुत वर्बली और बहुत फिजिक्स समझा दी इस पर्टर्बेशन की, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब तक तुम इसके पीछे की फिजिक्स नहीं समझोगे तुम्हारा ये क्वांटम को समझना बेकार है। क्वांटम में समझना ही एक मेन चीज़ है। तुम्हारे पास दो सब्जेक्ट हैं जो समझने वाले हैं, एक तो क्वांटम और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, जब तक तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेंगे या फिर जब तक तुम एक्चुअल एग्जाम्पल्स इनको नहीं समझोगे तब तक तुम ये केवल गणित ही गणित करते रह जाओगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए अब तुम बारी बारी समझना, इन चीज़ों को लिखते जाना, ठीक है। दो तरह की थ्योरी होगी है, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, दो तरह की थ्योरी होती है। नॉर्मली टाइम डिपेंडेंट थ्योरी जो होती है ना वो उस यूनिट को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि सेक्शन ए में 4 यूनिट होती है, सेक्शन ए में 4 होती है, उन 4 में से हम लोग नॉर्मली 3 पढ़ते हैं, एक को हम लोग फिर भी स्किप कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे को ऑप्शन में सवाल मिलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और CSIR नेट में भी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए नॉर्मली मैं उसको स्किप करता हूँ, ठीक है। तो फिर भी वो एक अलग फिनोमेना है, अगर टाइम बचता है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा टाइम डिपेंडेंट। उसमें फर्मी गोल्डन रूल आता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आती है और भी यूनिटरी ऑपरेटर आता है, टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पर्टर्बेशन थ्योरी, दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में पर्टर्बेशन चेंज नहीं होगा, मतलब कि जितना आपने पर्टर्बेशन लगा दिया, जितनी गंदगी, जितना पोटेंशियल, जितनी रुकावट आपने उत्पन्न कर दी वो उतनी ही रहेगी, टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रखना है। दैट्स कॉल्ड द टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। इसमें टाइम का फैक्टर नहीं आता है, हम जितनी भी थ्योरी पढ़ने वाले हैं अभी पूरी, उसमें कहीं भी टाइम का फैक्टर नहीं आएगा। हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कितना पर्टर्बेशन लगाते हैं, हम लोग को करना क्या है, पर्टर्बेशन लगाना है। मतलब पर्टर्बेशन आपको सवाल लगा के देगा, तुम चिंता मत करो, आपके पास सवाल आएगा उसमें पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल इंडिकेट करेगा कि आपके सिस्टम में हमने गंदगी उत्पन्न कर दी। आपको करना क्या है, उस गंदगी को साफ करना है। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, गंदगी लगी लगाई आपको मिलेगी, आपको उस गंदगी को साफ करना है। दैट्स कॉल्ड द करेक्शन, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, पर्टर्बेशन करेक्शन बोलते हैं। पर्टर्बेशन करेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपको गंदगी साफ करनी होती है। लाइक जैसे आप लोग झाड़ू लगाते हो ना, तो एक बार आपने झाड़ू लगाया तो झाड़ू लगाने पर गंदगी कम मात्रा में साफ होती है, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है ना। दूसरी बार झाड़ू फेरते हो तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि थक जाते हो आप लोग, बट गंदगी ज़्यादा मात्रा में साफ होती है, दैट्स कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन। आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर तक ही है, बस थर्ड ऑर्डर है ही नहीं आपके सिलेबस में, फोर्थ ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग केवल फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में, सेकंड ऑर्डर करेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, तो ये हम बारी बारी पढ़ेंगे। ये इस पूरी यूनिट का एक सार मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये देखते हैं पर्टर्बेशन क्या होता है।
ठीक है, तो ये पूरी चीज़ कहलाती है परटर्बेशन थ्योरी। इसमें हम लोग पहली चीज़ पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। मतलब आप जो परटर्बेशन जनरेट करोगे वो टाइम पर इंडिपेंडेंट रहेगा। मैंने चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बोल दी तो तुम शायद इनको कैच करने में टाइम लगाओगे भी, पर कोई बात नहीं, वो फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है समझने में। पर अब मैं जब धीरे धीरे पढ़ाऊँगा ना तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को और अच्छे से समझा दूंगा। और वैसे भी ये चीज़ रिकॉर्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार इस रिकॉर्डेड चीज़ को सुन सकते हो, समझ सकते हो। पर हाँ, ये चीज़, ये जो मैंने 10 मिनट का लेक्चर दिया है ना, ये 10 मिनट का लेक्चर इस पूरी यूनिट का सार तत्व कहलाता है। अब इस पूरी यूनिट की थ्योरी को मैथमेटिक्स की फॉर्म में डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो, परटर्बेशन थ्योरी is an approximation method is an approximation method to solve Hamiltonian। हैमिल्टोनियन से आप सब लोग परिचित होंगे अब। हैमिल्टोनियन जो होता है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, जो टोटल एनर्जी को डिनोट करता है ना। तो मैंने आपको बताया है हम लोग गंदगी किस में लगाएंगे, ऊर्जा में, एनर्जी में। तो आप एनर्जी में कुछ डिस्टरबेंस जनरेट करने वाले हो, देखते हैं क्या होता है। सो हैमिल्टोनियन contain small perturbed part, small perturbed part। देखो मैंने हैमिल्टोनियन में क्या कर दिया, एक स्मॉल परटर्बेशन, या मैंने थोड़ी सी गंदगी मिला दी, स्मॉल परटर्ब्ड पार्ट। देन अब जब जैसे आपने डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया तो क्या होगा, देन करेक्शन इन एनर्जी। अब गंदगी के बाद आपको करेक्शन तो करना पड़ेगा उसमें, एंड वेव फंक्शन, और जो वेव फंक्शन है उसमें भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। कैन बी कैलकुलेटेड बाय can be calculated by using perturbation theory। तो अब वो जो गंदगी हटाने वाला मेथड है वो परटर्बेशन थ्योरी में आएगा। चलो करते हैं काम। कंसीडर, मान लो टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ आर्बिट्ररी सिस्टम। एक कोई भी स्वैच्छिक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम मान लो दुनिया में, उसका टोटल हैमिल्टोनियन ऐसा है। आर्बिट्ररी दिखाने का मतलब केवल इतना था कि जनरल थ्योरी है, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं कर रही है, ये नॉर्मल थ्योरी है। टोटल हैमिल्टोनियन सिस्टम, तो वो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू
एच नोड, देखो एच नोड का मतलब ये हुआ कि ये अनपर्टब्ड है। नोड जहाँ भी आ जाएगा ना मतलब अनपर्टब्ड, मतलब शुद्ध रूप से एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल हैमिल्टोनियन कहलाता है एच नोट, और इसको बोलते हैं अनपर्टब्ड, ठीक है ना। प्लस लेमडा, लेमडा मतलब वो मात्रा, जितनी मात्रा में आपने गंदगी मिलाई है, जितनी मात्रा में आपने डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया है, और किसका उत्पन्न किया है, एच पी का। एच पी या फिर इसको नॉर्मली एच डैश या एच प्राइम बोल देते हैं, कभी कभी इसको एच प्राइम भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है अनपर्टब्ड, और नॉर्मली इसको हम लोग ऊपर ही लिखते हैं तो सही रहता है। तो एच नोट जो है वो तो है अनपर्टब्ड, और एच डैश मतलब पर्टर्बेशन। वेयर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो, वेयर एच नोड, इसे बोलेंगे एक्चुअल हैमिल्टोनियन, या ऐसी एनर्जी जिसका हल आपको याद हो। जैसे आपको याद है, आप 1D प्रॉब्लम पढ़ते हो, तो 1D प्रॉब्लम में आप एनर्जी क्या निकालते हो पार्टिकल की, E बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma², तो वो एक्चुअल एनर्जी है। तो इसे बोलते हैं, वैसे तो इसका फिजिक्स नेम होता है अनपर्टब्ड हैमिल्टोनियन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा आती है ना बेटा, वो एक्चुअल एनर्जी आती है, मतलब एक्चुअल। और दूसरा होता है लैम्डा, क्या है, ये कहलाता है पर्टर्बेशन पैरामीटर, मतलब कितनी मात्रा में आपने पर्टर्बेशन लगाया है। और एक है, ये है पर्टर्बेशन या पर्टब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन। हो सकता है शायद आपने पूरे सिस्टम में गंदगी उत्पन्न करी हो, या हो सकता है आपने सिस्टम की किसी एक निश्चित भाग में गंदगी उत्पन्न करी है, वो एक अलग अलग सिस्टम पर डिपेंड है। नॉर्मली लेमडा का जो वैल्यू होता है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी मात्रा में आप लगाए, तो 1% लगाया है, 2%, 10%, 100%, कितना परसेंट लगाया है। तो वो चीज़ लेमडा है, इसका वैल्यू 1 0 से 1 के बीच में होता है ना। अब चूंकि टाइम इंडिपेंडेंट है आपके पास में थ्योरी, तो यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी में। यहाँ पर लगता है हैमिल्टोनियन, ये एक ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन, तो इसको आप ऑपरेटर की फॉर्म में ही लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हम किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, किसी भी nth वेव फंक्शन पर, तो उसको एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन मिलती है, और वापस से वही वेव फंक्शन आपको मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 2। अब पर्टर्बेशन थ्योरी में हल करने के लिए ऐसा माना गया था कि जो वेव फंक्शन होता है या जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, वो पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पावर सीरीज का मतलब ये होता है कि अब हर चीज़ पर्टब्ड है, ठीक है, तो उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग पावर सीरीज मेथड काम में लेते हैं। अब देखो कैसे होता है वो, द मेन आइडिया ऑफ पर्टर्बेशन, बस ये आपको याद रखना है कि ये पावर सीरीज होती क्या है। थ्योरी ओरिजिनेटेड, उसका ओरिजिन जो था वो क्या था, ओरिजिनेटेड फ्रॉम
कहाँ से उत्पत्ति हुई? पावर सीरीज एक्सपेंशन, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब होता क्या है वो सुनो। ये होता ऐसा है बेटा कि अगर मान लो कोई वेव फंक्शन है, अब ये गंदगी भरा है, तो इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेमडा नोड। लेमडा नोड का मतलब ये हो गया कि भैया कुछ भी नहीं है, तो ये अनपर्टब्ड साइन नोड, मतलब अनपर्टब्ड आ गया वेव फंक्शन। चलो ठीक है, अगर मान लो अनपर्टब्ड ना रहा, कुछ मात्रा में गंदगी रही, तो थोड़ी मात्रा में गंदगी का करेक्शन करना है, तो ये हो जाएगा उसका करेक्शन, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। थोड़ा और गंदगी मान लो तो कुछ और मात्रा में करेक्शन करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा, इसे बोलते हैं पावर सीरीज। ये पावर बढ़ती जाती है ना। इसी प्रकार से एनर्जी में होता है। अगर एनर्जी अनपर्टब्ड हुई तो जीरो ऑर्डर परटर्बेशन हो जाएगा एंड उसमें, ठीक है। अब लेमडा की पावर जीरो हमेशा वन ही होती है, तो तुम वन लिख देना, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो पावर है वैसे भी। जीरो ऑर्डर में ये हो जाएगा। और अब यहाँ लिख दो, तुम लोग फिर शायद समझ नहीं पाओगे, वरना तुम एक बार लिख ही दो कि जो जीरो होता है उसका मतलब ये हुआ कि साइन एन मतलब हो गया सबसे पहले साइन एन नोड, मतलब अनपर्टब्ड, फिर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन एंड सो ऑन। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ लिख लो साइन एन क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। वेयर साइन एन नोड ये क्या होता है? इसे बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, मतलब जो बिना गंदगी का है। नॉर्मली हम लोग को ये पता होता है बिना गंदगी का, जैसे मान लो 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स में जो वेव फंक्शन होता है होता है √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये आप सब जानते हो। और वो एक्चुअल होता है, उसे जीरोथ ऑर्डर बोलते हैं, है ना। तो जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन का मतलब हुआ अनपर्टब्ड, अनपर्टब्ड जिसमें कोई गंदगी नहीं है, या फिर जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल, जो हम जानते हैं, है ना। साइन एन फर्स्ट हो गया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। और सिमिलरली फिर आप लोग आगे वाला बोल सकते हो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी है ना। सिमिलरली जो ई एन होगा वो हो जाएगा ई एन नोड प्लस प्लस ऐसे लिखना है ना। तो वही चीज़ है बेहद, ये है जीरो ऑर्डर एनर्जी। वही अनपर्टब्ड लिख दो, एक्चुअल लिख दो, जो भी है, इसे बोलते हैं अनपर्टब्ड। या फिर जो आप जानते हो, ये आपको पता होती है, इसको निकालना नहीं होता है ना। E n1 जो होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी।
सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। अब कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन नंबर जो है 2 का यूज़ करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, आप जब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करोगे ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैं इक्वेशन 2 जो है ना उसको एक काम करता हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ, हैमिल्टोनियन, और ये तुम्हारा आइगन स्टेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, है ना, और ये एनर्जी आइगन वैल्यू, इसको आइगन स्टेट की फॉर्म में लिख दो। ये है ना इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब आप 3 एंड 4 से वैल्यू पुट कर दो, 3 एंड 4 1। देखो 1 में जो वैल्यू लिखी है, 1 में जो h की वैल्यू लिखी है, इसको आप पुट कर दो 1 से, 3 से एंड 4 से, बस 1 से, 3 से एंड 4 से वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, 2 में पुट कर दो। क्या क्या पुट करोगे, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, h का वैल्यू है अनपर्टर्ब्ड प्लस लैम्डा की पावर 1 और परटर्बेशन परटर्ब्ड। कैट साइन एन का वैल्यू कितना है, अनपर्टर्ब्ड, फिर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन, एंड सो ऑन। ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद में एनर्जी आएगी, एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एंड सो ऑन। फिर इसी के साथ वेव फंक्शन आ जाएगा, अनपर्टर्ब्ड, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और इनमें आपको पावर्स को जो है एडजस्ट करना है। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पर लेमडा की पावर 0 वाले फंक्शन जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो देखो इकट्ठे करो, लेमडा की पावर 0 वाले फंक्शन कौन कौन से। जब ये h जो है वो इस पर ऑपरेट होगा, h जो है जब वो इस पर ऑपरेट होगा तो लेमडा की पावर 0 हो जाएगा, मतलब h नोड, है ना। एक तो ये हो गया। अब मैं कलर चेंज कर लूँ लेमडा की पावर 1 के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो लेमडा की पावर 1 के लिए कौन कौन सा होगा, ये वाला जब इससे कंबाइंड होगा तो लेमडा की पावर 1 वाला आपको दिख जाएगा, ठीक है। और लेमडा की पावर 1 वाला कौन सा होगा, जब ये वाला इससे कंबाइंड होगा तो लेमडा की पावर 1 आपको दिख जाएगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है लेमडा की पावर 1 को देखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जब लेमडा की पावर 1 की बात करता हूँ तो मेरे पास दो चीज़ें आ गई लेमडा की पावर 1 के लिए, ध्यान से समझना। एक तो ये आ गया कि भैया मैंने एच नोड को अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, साइन एन 1 के लिए। दूसरा मैंने एच प्राइम को अप्लाई कर दिया साई एन नोड के लिए, तो ये लेमडा की पावर 1 आ गया। अब लेमडा की पावर 2 का एडजस्ट करूंगा तो मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ। तो लेमडा की पावर 2 के लिए मैं इसको पहले इस पर अप्लाई कर दूँ तो लेमडा की पावर 2 आ जाएगा। इसको जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ तो लेमडा की पावर 2 आ जाएगा। तो लेमडा की पावर 2 के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एच नोड का अप्लाई करेंगे साई एन 2 में और एच प्राइम का अप्लाई करेंगे साई एन 1 में। दैट्स इट एंड सो ऑन। फिर ये चलता रहेगा मामला। आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक है, इसलिए मैं केवल 2 तक ही सोल्व करवा रहा हूँ आपको, है ना, ज़्यादा मैं सोल्व कराऊंगा भी नहीं।
अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ। ई एन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बराबर लगा दो यहाँ पे बराबर, तो ई एन को साइन एन से मल्टीप्लाई करो तो ये अनपर्टब्ड पार्ट कहलाएगा। अब लेमडा की पावर 1 के लिए वापस से येलो कलर यूज़ करता हूँ मैं, तो लेमडा की पावर 1 यहाँ से इससे होगा तो लेमडा की पावर 1 आ जाएगा, और जब ये इससे होगा तो ये लेमडा की पावर 1 आ जाएगा। तो लेमडा की पावर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ई एन का करेंगे साइन एन 1 से प्लस ई एन 1 का करेंगे साइन एन 0 से। ठीक है, अब इसके बाद में जो है 2 का करो, तो जब ये इससे करेंगे तो 2 का आ जाएगा, जब ये इससे करेंगे तो 2 का आ जाएगा। और किसका आ रहा है 2 का, इसको भी कर लेंगे तो 2 का आ जाएगा। तो 2 के लिए 3 चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, है ना। तो लेमडा की पावर 2 में क्या क्या हो जाएगा, ई एन को कर दीजिए साइन एन 2 से, ई एन 1 को कर दीजिए इससे, और प्लस ई एन 2 को कर दीजिए साइन से। ये 2 वाला हो गया एंड सो ऑन, बस इससे आगे मत करो। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा पावर। तो कंपेयर द मल्टीपल ऑफ लेमडास पावर। तो देखो अलग अलग पावर के मल्टीपल को हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, लेमडा की पावर 0 का मल्टीपल ये वाला है। आपको सुविधा के लिए मैंने जो जिसका है वो उसके नीचे लिखा है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, है ना। तो अगली स्टेप में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि अगर मैं लेमडा की पावर 0 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना चाहूँगा तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि भैया अनपर्टब्ड हर कुछ अनपर्टब्ड है, मतलब इस इक्वेशन में हर चीज़ अनपर्टब्ड है, कुछ भी पर्टर्बेशन नहीं है, ये भी अनपर्टब्ड है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास 6। अब लेमडा की पावर 1 का करो, तो साइन एन 1 एच प्राइम साइन एन 0 बराबर ई एन 0 साइन एन, हाँ ई एन 0 साइन एन 1 प्लस ई एन 1 एंड साइन एन 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गया। सेकंड ऑर्डर करेंगे ना, तो सेकंड में आपको मिलेगा, आपके रजिस्टर में आप देख लेना, मैं आपको दिखा दे रहा, ये दिख रहा होगा ना आपको, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। एच नोड साइन एन 2 एच प्राइम साइन एन 1, है ना। सो एच नोड साइन एन 2 एच प्राइम बराबर, बाकी तो नीचे दिख ही रहा है आपको, ई एन नोड साइन एन 2 ई एन 1
साई एन वन ई एन टू एट, खत्म काम। हमारा मेन पर्पस है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना। आज का हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना सीख लें, ठीक है। तो वही मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आपको लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन काम में लेनी है। तो देखो, इक्वेशन नंबर 6 तो अनपर्टर्ब्ड वाली है, इक्वेशन नंबर 7 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए है, और इक्वेशन नंबर 8 सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए है। तो इक्वेशन नंबर 8 का यूज़ तो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 7 का यूज़ करते हैं ताकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला जा सके। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या है 7 में, एच नॉट साई एन वन प्लस एच प्राइम साई एन नॉट बराबर अनपर्टर्ब्ड ये दैट्स इट। अब मुझे क्या करेक्शन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, और 1 करने के लिए मुझे इसका ऑपोजिट जो है ना वो ब्रैफ फॉर्म में ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा काम। सो टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद साई एन 0। तो लेके देखते हैं एक बार। देखो, जब मैं ये करूँगा तो साई एन 0 और ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन विद द साई एन 1 प्लस साई एन 0 with the perturbed Hamiltonian, that is the perturbation, psi n नोट बराबर psi n 0 एंड ई एन 0। देखो ई एन 0 एक एनर्जी आइगेन वैल्यू है, और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कल कि आइगेन वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, तो वो कोई ऑपरेटर नहीं होती है। आइगेन वैल्यू जो होता है वो कोई ऑपरेटर नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट राशि होती है जिसे आप बाहर निकाल सकते हो आराम से। आइगेन वैल्यू एक कांस्टेंट राशि होती है जिसको हम बिना किसी दिक्कत के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी ऑपरेशन में 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो 2 और 3 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो जब तक ये इस पर ऑपरेट नहीं हो जाएगा तब तक इजीली बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलने के लिए ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आइगेन वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट नंबर होता है जो आराम से बाहर निकाला जा सकता है। तो अब मेरी बात सुनो, जब हम लोग लेट, अगर मैंने अनपर्टर्ब्ड को किसी साई एन 1 में करा दिया तो उसकी आइगेन वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एनी वन मतलब कुछ भी मान लो। तो मान लो ए मान लेते हैं हम लोग, ये हमने लेट किया है, ठीक है ना। और जब हम लोग आइगेन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं तो साई एन 1 पर ऑपरेट कराने पे वापस साई एन 1 ही आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो अगर ये मान लेते हो तो फिर ए जो है वो आइगेन वैल्यू है, कोई भी मान लो आइगेन वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको इस पर ऑपरेट करा दूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी, और ए नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो आइगेन वैल्यू है। तो ये हो जाएगा साई एन 0, ठीक है ना। अब आगे देखो, साई एन 0 और ये हो जाएगा साई एन 1। अब ये तुम्हारे पास है पर्टर्बेशन,
अब ये तब तक आप लोग नहीं बताओगे जब तक पर्टर्बेशन नहीं पता होगा मुझे, तो जब तक पर्टर्बेशन नहीं पता होगा तब तक मैं इसको नहीं छेड़ सकता। ये तो अनपर्टर्ब्ड था, तो ये मुझे पता है कि क्या होगा। अनपर्टर्ब्ड का तो आपको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको पता है। ये मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो ये तब तक मैं नहीं निकाल सकता जब तक मुझे सवाल में पर्टर्बेशन ना दिया हो। तो पर्टर्बेशन दिया होगा तभी मैं इसको छेड़ूंगा, वरना नहीं छेड़ूंगा। बराबर EN0 एक कांस्टेंट आइगन वैल्यू है, तो इसको बाहर निकाल लो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे की ऐसे ही रखी रहने दो। अरे यहाँ पे मैंने sin n1 लिखना था, तो बाकी को आप ऐसा कैसा रहने दो, sin n1 का sin n1 ही रहने दो। और यहाँ भी EN1 जो है वो कांस्टेंट आइगन वैल्यू है, इसको भी बाहर निकाल लो, दैट इज़ द करेक्शन। और इसको आराम से मैंने बाहर इसलिए निकाला इसको क्योंकि ये आइगन वैल्यू था, इसको बाहर नहीं निकाला क्योंकि ये ऑपरेटर था। ऑपरेटर को बिना ऑपरेशन के बाहर नहीं निकाला जाता, इसलिए इसको बीच में रहने दो, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्थोगोनल, क्योंकि अलग अलग वेव फंक्शन है तो ये जीरो हो जाएगा। ये हो गया ऑर्थोगोनल क्योंकि अलग अलग वेव फंक्शन है, तो अलग अलग वेव फंक्शन का ब्रैकेट नोटेशन जीरो होता है। ये हो गया नॉर्मलाइज्ड, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है। तो अल्टीमेटली ये सब करने के बाद में मेरे पास EN फर्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, sin n0 H प्राइम एंड sin n0। sin n0 मतलब अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको पता होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन का। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द CSIR नेट एंड फॉर द MSc पर्पज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे, है ना। आज बस ये डेरिवेशन कर दिया मैंने। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, याद कर लेना। इसका यूज़ करना मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे, ठीक है।